हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टडी पॉइंट। मैं हूं निर्मला खलखोर, आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एनसीईआरटी की बुक से क्लास 10th के लिए ज्योग्राफी का 7th चैप्टर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का, सेवाओं का उपयोग करते हैं और ये सभी चीजें हमको अपने आसपास से भी प्राप्त होती हैं और इनको हमको दूसरे जगहों से भी मंगाना पड़ता है। फिर हम देखेंगे औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उद्योग धंधों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है और इसके लिए भी परिवहन चाहिए और तैयार माल या उसके प्रोडक्ट को बाजार केंद्रों तक पहुंचाने के लिए भी परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या राष्ट्रीय व्यापार में भी परिवहन के साधन अहम भूमिका निभाते हैं। तो हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा परिवहन के साधन को कहा गया है। तो परिवहन के साधन यहाँ हम लोग देख रहे हैं, फ्लो चार्ट बना हुआ है। परिवहन के साधनों को 3 भागों में बांटा गया है: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: सड़क परिवहन, रेलवे और पाइपलाइन। जल परिवहन को 2 भागों में बांटा गया है: अंतःस्थलीय जल परिवहन और सागरीय व महासागरीय जल परिवहन मार्ग। वायु परिवहन को 2 भागों में बांटा गया है: राष्ट्रीय वायु परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन। तो भारत में हम लोग पहला देखेंगे सड़क परिवहन। तो सड़क परिवहन में भारत की सड़कों को 4 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा है राज्य राजमार्ग, तीसरा है जिला की सड़कें और चौथा ग्रामीण सड़कें। तो राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़कों का भारत में जाल बिछा हुआ है और ये सड़कें 66 लाख किलोमीटर लंबी हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए, सड़कों की दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आता है और संसार में सबसे पहला स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है 1,42,126 किलोमीटर। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख और उसकी मरम्मत, उनका नियंत्रण इन दोनों के अधिकार क्षेत्र में है और यह है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई है 1988 ईस्वी में। और एक है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में की गई है और इन दोनों का मुख्यालय दिल्ली में है। राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत ही हम लोग देखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। तो ये भारत सरकार के द्वारा बनाई गई परियोजना है। इसके निर्माण के लिए NHDP की स्थापना की गई है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट की स्थापना हम कहेंगे 1998 में की गई और 1998 से 1999 के अंतर्गत ये परियोजना बनकर तैयार हो गई और निर्माण कार्य शुरू हो गया। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो भारत के मानचित्र में हम मुख्य सड़कों का अवलोकन करेंगे। तो ये भारत का मानचित्र हम देख रहे हैं। यहाँ पर हरी लाइन और काली लाइन दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे इंडेक्स में कौन कौन से चीजों को संकेतों के द्वारा दिखाया गया है। तो पहला हमारा है हरी लाइन के द्वारा दिखाया गया है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, यहाँ से यहाँ तक। और टूटी हुई हरी लाइन के द्वारा दिखाया गया है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, यहां से लेकर यहां तक। और काले लाइन के द्वारा दिखाया गया है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग को। तो इंडेक्स में काले लाइन के द्वारा गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवेज को दिखाया गया है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग मुख्य रूप से 4 मेगा सिटीज को जोड़ने के लिए बनाया गया है। ये 4 से 6 लेन वाली सड़क है और इस सड़क के द्वारा इन महानगरों की दूरी और परिवहन में लगने वाला समय की बचत हुई है। तो देखेंगे कौन कौन से मुख्य नगरों को ये जोड़ती है। यहाँ देखिए दिल्ली, दिल्ली से ये मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से फिर दिल्ली। तो ये 4 मुख्य महानगरों को ये सड़क जोड़ती है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई 5,846 किलोमीटर है, टोटल इसकी लंबाई। इसके अंतर्गत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। एक है
उत्तर से दक्षिण गलियारा और एक पश्चिम से पूर्व गलियारा। तो उत्तर से दक्षिण गलियारा हम लोग देखते हैं। उत्तर से दक्षिण गलियारा में सबसे उत्तरी क्षेत्र हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। श्रीनगर से लेकर यह सड़क दिल्ली होते हुए दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाती है और इस सड़क को हम NH44 कह सकते हैं और इसकी टोटल लंबाई है 3806 किलोमीटर। यह उत्तर से दक्षिण। पूर्व से पश्चिम गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा के अंतर्गत असम का सिलचर से ये शुरू होकर के हम देख रहे हैं हरे टूटी लाइनों को गुजरात के पोरबंदर तक। असम के सिलचर से लेकर गुजरात के पोरबंदर तक पूर्व पश्चिम गलियारा है और इसको NH27 कहा गया है और इसकी कुल लंबाई है 3640 किलोमीटर। तो यहाँ हम लोग देखें स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा में हम लोग देख सकते हैं कि किन किन राज्यों से होकर ये सड़क गुजर रही है। जम्मू कश्मीर से ये शुरू होती है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का कुछ भाग, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु तक ये जाती है। तो भारत की सबसे लंबी सड़क उत्तर से दक्षिण NH44 ही है और इसको पहले वाराणसी से लेकर के कन्याकुमारी तक NH7 कहा जाता था। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का वाराणसी, यहाँ से शुरू होकर के ये कन्याकुमारी तक जाता था NH7 और NH7 की लंबाई हम लोग देखेंगे 2369 किलोमीटर। तो NH7 की लंबाई कम है और NH44 की लंबाई अधिक है। तो अभी वर्तमान समय में सबसे लंबी भारत की सड़क कहा जाए तो NH44 है। तो NH7 में कौन कौन से मुख्य नगर या शहर आते थे? तो यहाँ देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का वाराणसी, मध्य प्रदेश का जबलपुर, महाराष्ट्र का नागपुर, तेलंगाना का हैदराबाद और कर्नाटक का बेंगलुरु और तमिलनाडु का मदुरई। इतने मुख्य नगर को ये सड़क जोड़ती है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने के लिए बनाई गई है। अब देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को एक दूसरे से जोड़ते हैं और इनकी देखरेख CPWD के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावे हम लोग देखेंगे ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता से लेकर पेशावर तक जाती थी और इस सड़क को अभी दो भागों में बांटा गया है। दिल्ली से लेकर अमृतसर तक इसको NH1 कहा जाता है या शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है और दिल्ली से लेकर कोलकाता तक इसको NH2 कहा जाता है या GT रोड कहा जाता है। राज्य राजमार्ग, राज्य राजमार्ग विभिन्न राज्यों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने का काम करते हैं और इनकी देखरेख और रखरखाव का काम PWD के द्वारा किया जाता है। केंद्र शासित क्षेत्रों में और राज्यों में इनका देखरेख PWD के द्वारा किया जाता है। जिला की सड़कें ये राज्य के प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम करती हैं और इनका देखरेख जिला परिषद के द्वारा किया जाता है। सीमांत सड़कें, सीमांत सड़कें का अर्थ ही होता है सीमावर्ती क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में बनाए गए सड़कें। तो यहाँ देखेंगे हम लोग उत्तर पूर्वी राज्यों को, उत्तर में हिमालय पर्वत ये बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है और इन क्षेत्रों में आने जाने के लिए दूसरे परिवहन के साधन या तो महंगे हैं या फिर उनको बनाना बहुत कठिन है। जैसे रेलवे का निर्माण करना पर्वतों में या पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ही कठिन कार्य है, तो ऐसे क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया गया है। तो सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के द्वारा उस क्षेत्र के दुर्गम क्षेत्रों को दूसरे क्षेत्रों से जोड़ा गया है। तो जम्मू कश्मीर में हम लोग देखते हैं, जम्मू कश्मीर में बनाए गए सीमावर्ती क्षेत्रों में रोड और इनके द्वारा सामरिक दृष्टि की सभी चीजें पहुंचाई जाती हैं। युद्ध के सामान, सैनिकों के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं
वो सभी खाने पीने के रसद से लेकर अन्य सभी सामग्री वहां तक पहुंचाए जाते हैं। तो दुर्गम क्षेत्रों में सीमांत सड़क बनाने से वे क्षेत्र देश के दूसरे क्षेत्रों से जुड़ पाए हैं। सड़कों का क्या महत्व है? सड़क परिवहन दूसरे परिवहन के साधनों की अपेक्षा काफी लाभदायक होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। तो सड़क की महत्व हम देखेंगे। पहला है, सड़क का निर्माण लागत कम होता है। रेलवे की अपेक्षा ये कम लागत पर बनाए जाते हैं। दूसरा है, दुर्गम क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। तीसरा है, कम दूरी के लिए और कम सामान के लिए सड़क मार्ग सुविधाजनक होता है। चौथा है कि यह हमको डोर टू डोर सर्विस देती है। कहने का अर्थ है कि यह हमको घर तक पहुंचाने का काम करती है। सड़क हमारे घर तक जाते हैं, जबकि परिवहन के दूसरे साधन जैसे रेलवे को हम देखेंगे। रेलवे के लिए हम स्टेशन में उतरते हैं और स्टेशन से लेकर अपने घर तक आने में हमको फिर दूसरे साधनों की आवश्यकता पड़ती है। रेल परिवहन। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं को ढोने और यात्रियों के आने जाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। यह मुख्य रूप से मैदानी भागों में सुविधाजनक होता है। इसका निर्माण कार्य मैदानी भागों में आसानी से किया जा सकता है। पठारी भागों में यह अधिक लागत पर बनाया जा सकता है। और हम देखेंगे दुर्गम क्षेत्रों में बनाना, विशेष करके बहुत ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में बनाना, इसको बहुत कठिन है। इसलिए ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमालय का क्षेत्र में इसको बनाया नहीं गया है। तो भारत में हम लोग देखेंगे भारतीय रेल की स्थापना 1853 ईस्वी में की गई और इसमें रेल मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर चलाया गया। तो उस समय भाप इंजन था। रेल पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेलवे को 3 भागों में बांटा गया है। एक है बड़ी लाइन, एक है मीटर लाइन और एक है छोटी लाइन। तो बड़ी लाइन को ब्रॉड गेज कहा गया है, मीटर लाइन को मीटर गेज कहा गया है और छोटी लाइन को नैरो गेज कहा गया है। ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है 1.616 मीटर और मीटर गेज 1 मीटर का होता है। नैरो गेज 0.762 से 0.610 मीटर तक होता है। भारतीय रेल सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम है और रेलवे के द्वारा हम लंबी दूरी की सफर तय कर सकते हैं या देश के विभिन्न भागों में हम जा सकते हैं, दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर। तो अधिक दूरी के लिए रेलवे बहुत ही सुविधाजनक परिवहन का साधन है। यात्रियों के लिए यहाँ विभिन्न प्रकार के रेलवे के डिब्बे होते हैं या कहेंगे कोच होते हैं। यात्रियों को ढोने के लिए भी बहुत ही आरामदायक ट्रेन चलाए जाते हैं, जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस, गरीब रथ इत्यादि। तो रेलवे को सबसे अधिक लाभ या बेनिफिट वस्तुओं का परिवहन करने से होता है या गुड्स ट्रेन या माल ट्रेन के द्वारा होता है। तो कच्चे पदार्थ से लेकर के भारी पदार्थ और बड़े सामान, वजनदार सामानों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है या कारखाने से लेकर बाजार तक उसको पहुंचाया जाता है या समुद्र के बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता है। तो रेलवे परिवहन दूसरे परिवहन के साधनों की अपेक्षा, जैसे सड़क परिवहन की अपेक्षा महंगा होता है, लेकिन यह अधिक सुविधाजनक होता है। रेल के द्वारा हम निर्धारित समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकते हैं, अपने गंतव्य स्थान तक जा सकते हैं। स्थल परिवहन का तीसरा साधन है पाइपलाइन। तो वर्तमान समय में पाइपलाइन बहुत ही महत्वपूर्ण परिवहन का साधन बन चुका है। इसके द्वारा पहले तरल पदार्थों की ढुलाई होती थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं उद्योग धंधों के लिए पानी पहुंचाना, गैस पहुंचाना, पेट्रोलियम पहुंचाना, ये सब पाइपलाइन के द्वारा किया जा रहा है। बहुत सारे देश इतने विकसित हो चुके हैं कि वह ठोस पदार्थ को, जैसे कि लौह अयस्क को तरल रूप में पाइपलाइनों के द्वारा एक कारखाने से दूसरे कारखाने तक भेजा जाता है। एक देश है न्यूजीलैंड, जहां की दूध की सप्लाई पाइपलाइन के द्वारा की जाती है। तो पाइपलाइन विभिन्न अर्थों में दूसरे परिवहन के साधनों से किफायत है या सस्ता है, क्योंकि इसको बनाने का या इसको बिछाने का लागत एक बार
पड़ता है और यह बार बार टूटता फूटता नहीं है या मरम्मत खर्च इसमें कम आता है और इसमें समय और दूरी की बचत होती है। पाइपलाइन के द्वारा जैसे सड़क परिवहन में होता है कि ट्रैफिक लग गया, तो ये सब समस्याएं पाइपलाइन में नहीं होती हैं। भारत में पाइपलाइन के 3 मुख्य जाल हैं। एक है पूर्वोत्तर राज्यों में असम के ऊपरी हिस्से से लेकर के गुवाहाटी, यहाँ पर है गुवाहाटी, और उधर से लेकर के बिहार के बरौनी होते हुए यहाँ इलाहाबाद तक जाती है और इसी की एक शाखा बरौनी से लेकर के इधर कोलकाता तरफ आ जाती है। बरौनी से होते हुए राजबंद होते हुए हल्दिया तक आती है। कलकत्ता के इधर पश्चिम में ही हल्दिया है। फिर हल्दिया से और एक मौड़ीग्राम तक जाती है और इसकी दूसरी शाखा है गुवाहाटी से लेकर के यहाँ सिलीगुड़ी तक आती है। यहाँ गुवाहाटी से लेकर सिलीगुड़ी तक आती है। दूसरा पाइपलाइन का जाल गुजरात में बिछा हुआ है। गुजरात से ये शुरू होता है। गुजरात के हजीरा से शुरू होकर के ये पाइपलाइन उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाती है और इसकी और भी शाखाएं हैं। तो हजीरा से जगदीशपुर जाने वाली इस गैस पाइपलाइन को HVJ गैस पाइपलाइन कहा जाता है। HVJ गैस पाइपलाइन हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। हजीरा गुजरात में है और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में है विजयपुर। तो ये मुख्य रूप से गैस पाइपलाइन उत्तर प्रदेश से और आगे तक ये चला गया है, दिल्ली तक इसको फैलाया गया है। तो ये HVJ गैस पाइपलाइन की लंबाई है 1700 किलोमीटर। और एक पाइपलाइन की शाखा है या जाल है जो गुजरात में सलाया से लेकर के वीरभूम और उत्तर प्रदेश के मथुरा तथा दिल्ली और सोनीपत के रास्ते से ये पंजाब के जालंधर तक जाती है। पाइपलाइन वर्तमान समय में तरल पदार्थों की ढुलाई के लिए सबसे सस्ता और उत्तम साधन माना गया है, क्योंकि इससे समय और दूरी दोनों की बचत होती है। इससे परिवहन में आने वाले जो बाधाएं होती हैं, जैसे सड़क मार्ग में ट्रैफिक जाम वगैरह होता है, इन सब से ये मुक्त होता है और एक बार निर्माण लागत अधिक होता है और बाद में इसको टूटने फूटने की संभावनाएं कम होती हैं। इसीलिए वर्तमान समय में जल कारखानों के लिए जल आपूर्ति, नगरों के लिए जल आपूर्ति, साथ ही साथ गैस को शोधनशालाओं तक पहुंचाना, पेट्रोलियम पदार्थ को शोधनशालाओं तक पहुंचाना, तो ये परिष्करण केंद्रों तक पहुंचाया जाता है पाइपलाइन के द्वारा। यहाँ तक कि लौह अयस्क को भी पिघला करके एक कारखाने से दूसरे कारखाने तक पहुंचाया जाता है। तो देख रहे हैं हम लोग कि परिवहन का साधन में पाइपलाइन आज के वर्तमान समय में बहुत ही उत्तम साधन बन चुका है। तो परिवहन के साधन में हम लोग स्थल परिवहन देख चुके हैं। अगले दिन हम लोग देखेंगे जल परिवहन और वायु परिवहन। तो स्टूडेंट्स, आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और यदि पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।